चलिए हम लोग आवेश के बारे में बहुत पहले खोज चुका है। चार्ज, धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, इनके बारे में बहुत पहले थेल्स के युग में भी चार्ज के बारे में हम लोग को पता है। दोनों एक समान प्रकृति के आवेशों के बीच रिपल्सन और असमान प्रकृति के बीच आकर्षण होता है। इस सब बात की जानकारी बहुत पहले हो चुका था। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन के खोज होने के बाद भी आवेश को समझाया गया, आवेश का थ्योरी बना, तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताना हो, कैसे बताएंगे, तो वह थ्योरी जो है मॉडर्न होता है। पहले भी चार्ज के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम उसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। उसको देखिए, एटम पर चार्ज क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 5। प्रोटॉन पे कितने, 5 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, -5 जोड़िए कितना हो गया, 0। एटम पर चार्ज क्या हो गया, 0। तो अब इससे क्या समझते हैं कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब स्टेप 1 देखिए, ठीक, यहाँ देखिए, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज क्या है इस बॉडी का, 0। यहाँ भी देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -5। यहाँ भी चार्ज क्या है, 0। तो दो वस्तु लेते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, और जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो एटम के जो प्रोटॉन है उसको तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ये दो वस्तु को जब आपस में हम रब करेंगे, आपस में जब इसको रगड़ेंगे, आपस में जब इसकी रबिंग होगी, रगड़ा जाएगा, ये और ये दो वस्तु आपस में टच होकर रगड़ होगा, रबिंग होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ एटम के प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो जब हम रबिंग करते हैं, रब करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तक दोनों के चार्ज क्या है, दोनों दो वस्तु है, दोनों वस्तु में कोई चार्ज नहीं है। अब दो वस्तु लेते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है। जब रगड़ेंगे तो दो वस्तुओं के पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के जो रब होगा वह इस सतह पर होगा, और सतह पर होने से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्टेप 2 देखते हैं, प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये क्या है, आफ्टर रबिंग, मतलब रगड़ने पर, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, रगड़ेंगे तो इस दो सतह पर जो रगड़ पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अनबैलेंस होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अभी जरा बताइए, अब बताइए यहाँ पर कि यहाँ बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है,
5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए गिनिए 1 2 3 4 5 एंड 6 -6। तो देखिए इस बॉडी के चार्ज कितना होगा +1 आया और इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा -1। तो आप देखिए ये वस्तु क्या होगा, पहले वस्तु क्या था, दोनों वस्तु न्यूट्रल था, चार्ज नहीं था। घर्षण करने के बाद, रगड़ने के बाद, रब करने के बाद आप देख रहे हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया वो नेगेटिव हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह धनात्मक होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो क्या हो गया धनात्मक हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका चार्ज क्या होगा नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान सुन लीजिए, जहां पर जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह पॉजिटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह नेगेटिव होगा। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको निकालना मुश्किल है। हम जब दो वस्तु को रगड़ेंगे तो बाहरी सतह पे ही रगड़ पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर होगा। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का वजह क्या है आपको पता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम से बाहर तो उसको एनर्जी दी जाती है और सबसे न्यूनतम एनर्जी हीट एनर्जी होता है। हीट एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो जब उसको रगड़ेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब दो वस्तु को रगड़ेंगे तो इनके सरफेस पर रगड़ पड़ेगा और इस सरफेस का रगड़ वो हीट होगा और हीट से क्या होगा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिलेगी, थर्मोनिक एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह नेगेटिव होगा। अब देखिए धनात्मक चार्ज का द्रव्यमान क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है त्याग किया है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान कम होता है। पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान कम होता है। नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, तो बहुत पहले आवेश के चार्ज का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत पहले जब थेल्स के युग में उस समय भी चार्ज का खोज हुआ था जिसका नाम था क्लिंग कहा गया था। इसका मतलब होता है चिपकना। तो उस समय उसके नाम से पुकारा गया। बाद में जैसे जैसे बढ़ा फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको चार्ज के नाम दिया, उसका नामकरण किया। फिर जाके जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो मॉडर्न थ्योरी से भी हम लोग चार्ज को समझ सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव होगा और इसके द्रव्यमान क्या होंगे। तो नोट कर लो।
देखिए कि यह कोई कंडक्टर है, कोई साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है। साबुन के बुलबुले को जब हम चार्ज करते हैं, जब इस पर आवेश दिया जाता है तो क्या होगा, इसकी आकृति क्या होगी। जब इसको चार्ज करेंगे तो आप देखिए इन दोनों प्लसों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, साबुन के बुलबुले की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। आप पॉजिटिव चार्ज साबुन के बुलबुले को पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव दें, दोनों ही शर्तों में देखिए निगेटिव और निगेटिव है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इनकी साइज क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो इसके आकार बढ़ जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इस बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को हम लोग कितने तरह से आवेशित कर सकते हैं। देखिए पहला घर्षण विधि, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि घर्षण करके, रब करके किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके उस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। बाय फ्रिक्शन मेथड हो गया। चालन विधि, बाय कंडक्शन मेथड, दो वस्तु को आपस में टच करा के, दो कंडक्टर को आपस में टच करा के हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तीसरा इंडक्शन विधि। फोर्थ है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड। और 5 है तपानिक उत्सर्जन, बाय थर्मोनिक इमिशन। ये 3 चीज आप पढ़ेंगे। ये दो जो चीजें हैं, दो ये मेथड है, ये दो मेथड जो है आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, जो आपको आगे क्लास में, अगला जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा उसमें आपको इसका पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। हम लोग को ये 3 विधियां पढ़ना है। 3 विधि में ये विधि हम लोग समझ चुके हैं, फ्रिक्शन मेथड समझ चुके हैं। अब हम लोग को सेकेंड विधि के बारे में जानना है, चालन विधि द्वारा किसी वस्तु को चार्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए घर्षण विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा विधि जो है किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए चालन विधि, ये कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। अब जरा समझिए, ये दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, दो वस्तु है, दोनों कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, कंडक्टर है। इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। और ये चार्ज नहीं है, इसको हमें आवेशित करना है। कैसे करेंगे, तो लिखते हैं इसके बाद आफ्टर टचिंग, अगर इन दोनों को आपस में टच करा दे, टच कराते हैं तो इस पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब दोनों वस्तु को आपस में टच कराएंगे तो इसकी एरिया क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो ये जो प्लस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज जो है, ये क्या होगा, कंडक्टर पे चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ चार्ज दिया गया, यहाँ पर चार्ज दिया गया, Q1 चार्ज दिया गया, तो ये चार्ज क्या हुआ, आपस में रिपल्सन होते होते एक सेपरेट डिस्टेंस पर स्थित हो गए। अब ये नहीं फैल सकते इतने। अगर इसकी एरिया और ज़्यादा हुई तो और फैलता है।
इसकी एरिया इतनी ही है, इसकी साइज इतनी ही है, तो ये आपस में रिपल्सिव होते 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 इसकी सतह पर फैल गया। ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जैसे इस दोनों कंडक्टर को आपस में टच कराते हैं तो इसकी एरिया कंडक्टर की एरिया बढ़ गई। अब ये फिर क्या होगा, आपस में रिपल्सिव होकर क्या होगा, इसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज यहाँ तक इसका क्या होगा, इस सतह पर फैल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फिर इसको सेपरेट करते हैं। आफ्टर सेपरेटिंग मतलब अलग करने पर, अलग करने के बाद, अलग करने के बाद। ठीक है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये था आपका Q1 और ये होगा आपका, यह है Q1 डैश, ये है आपका Q2 डैश। अब जरा ध्यान से देखिए आप, पहले यहाँ पर चार्ज था, ये बॉडी चार्ज था। मैंने इस कंडक्टर को मैंने यहाँ पर एक चार्ज दिया। ये चार्ज कंडक्टर के सतह पर फैलते जाते हैं, तब तक ही फैलते हैं जब तक इनके बीच में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ना आ जाए। अपने एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो गया, सेपरेट फैल गए। यह Q2 कंडक्टर जो है, कंडक्टर पे Q2 चार्ज क्या है, 0 है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, कैसे, चालन विधि से, कंडक्शन मेथड से। तो मैं इस बॉडी को इसके साथ टच करा दिया। जब टच करा दिए तो इसके पास अब स्पेस नहीं था, नहीं फैल रहा था, लेकिन सटाने के बाद इसके पास स्पेस बढ़ गया तो फैल जाएगा। सभी चार्ज, ये जो चार्ज हैं सभी एरिया में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फैल। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इस पर कुछ चार्ज है Q1 डैश, पहले से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इस पर भी चार्ज हो गया Q2 डैश, यानी कि बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये बॉडी को चार्ज करने का एक मेथड है, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक है, अब इसमें को जानना है कि वस्तु कितने कूलम पे चार्ज हुआ। ये चार्ज हो गया, इसको आप नोट करिए पहले, फिर इसके बाद हम समझाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला समझते हैं। चलिए, अब देखिए, जो बात आपने समझा उसी बात को हम लोग फॉर्मूला में व्यक्त करना चाहते हैं। तो ये दो वस्तु समान आकार का है, समान साइज का है। इस पर हम लोग Q1 चार्ज देते हैं, Q1 चार्ज। Q1 चार्ज यहाँ दिए, ये चार्ज सब जगह फैल गया, सतह पर फैल गया, क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज देने पे चार्ज सतह पर फैल जाता है। इस पर Q2 चार्ज दिया गया, और जैसे Q2 चार्ज देंगे और चार्ज क्या होगा, सब आपस में कंडक्टर की सतह पर फैल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यह भी क्या है, आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब इन दोनों को आपस में टच कराते हैं, तो आफ्टर टचिंग इसको टच कराने पर देखते हैं क्या होता है। तो टच कराएंगे तो क्या होगा, ये सब प्लस चार्ज एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब पर फैल जाएगा। फैलने का वजह क्या है, दोनों कंडक्टर मिलके इस कंडक्टर की एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के
सतह पर होता है तो सतह का एरिया बढ़ गया तो इसका फैलाव भी बढ़ जाएगा। ये टोटल चार्ज कितना हो गया, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q। ओके, पहले Q1 था, पहले Q2 था और हम लोग दोनों को टच कराए तो क्या हो गया Q1 प्लस Q2। आप जानते हैं भी या कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो दोनों का सम टच कराने के बाद भी दोनों का सम बराबर होगा। देखिए Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अब इसको अलग अलग करते हैं, सेपरेटिंग, अलग करने पर जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कर दिए। अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो दोनों समान आकार का है तो दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा। दोनों की साइज समान है, ये भी r रेडियस का है, ये भी r रेडियस का है, तो दोनों पर आवेश का वितरण समान अनुपात में होगा। तो समान अनुपात में होगा तो कितने अनुपात में होगा, 1 और 1 2 भाग बंटना है। ये हो जाएगा आपका ये चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि इनको दोनों को जोड़ के आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया आपका Q2 डैश। तो दो वस्तु को आप, दो कंडक्टर को आपस में टच कराकर सेपरेट करेंगे तो उसके बाद उसका आवेश क्या होगा, दोनों आवेशों के जोड़ के आधा, दोनों आवेशों के जोड़ के आधा। चलिए नोट करिए। चलिए जो आप बात समझे उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं देखिए। अभी आपने क्या देखा, इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। कब, जब दोनों वस्तु की साइज सेम है, दोनों की साइज सेम है तो दोनों चार्ज को टच कराएं तो कितना चार्ज हो गया टोटल, Q1 प्लस Q2। जब इसको सेपरेट किए तो क्या आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पर कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई, दोनों चार्ज के जोड़ के आधा। उसी तरह इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, 10 कूलम है, 20 कूलम है, 10 कूलम है, दोनों को आपस में टच कराइए तो 20 प्लस 10 30 कूलम हो गया टोटल। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए कि आधा आधा हो गया, 30 बाई 2, 30 बाई 2, 15 कूलम। तो पहले इस वस्तु पर 20 कूलम था, इस पर 10 कूलम था, दोनों को टच कराए और सेपरेट किए, कितना हो गया 15 कूलम हो गया। तो इस पर आवेश कितना हो गया 15 कूलम। ये आपका सॉल्यूशन है। ये जो थ्योरम पढ़ाए हैं उसको फिर हम बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी आधार पे और हम सवाल देते हैं, बनाइए। अगला एग्जांपल देखिए, इसी अपने से बनाइएगा कि मान लीजिए ये बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है और इस बॉडी पर -2 कूलम चार्ज है। तो इनको टच कराने के बाद अलग अलग करती है, सेपरेट टचिंग। आफ्टर सेपरेटिंग, सेपरेट करने के बाद क्या क्या होगा, इस पर कितने चार्ज हो जाएंगे, तो इसका क्या है, दोनों के जोड़ के आधा, 10 में -2 जोड़िए, 10 में -2 जोड़िए, उसका आधा कीजिए। यह भी कितना होगा, 10 में -2 जोड़िए और आधा कीजिए,
कितना हो गया 9 कूलम, नहीं सॉरी 4 कूलम, 4 कूलम। तो पहले 10 थे, इस पर -2 थे, इस पे कितने आ गए 4, इस पे कितने आ गए 4 कूलम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, इसको नोट करिए। अभी तक जो हमने पढ़ा, दोनों समान आकृति के धातु थे, दोनों का साइज समान था, तो दोनों को टच कराने के बाद, अलग अलग करने के बाद जो आवेश है वो दोनों पहले के दोनों आवेशों के योग के आधा था। लेकिन अब यदि दोनों धातु के आकार समान नहीं है, दोनों के साइज अलग अलग हैं, उसके बाद उनको स्पर्श कराने के बाद, फिर अलग करने के बाद उनके आवेश क्या होंगे, Q1 डैश और Q2 डैश। इसका मान क्या होगा, तो Q1 डैश पहले के कुल आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 बटा दोनों के रेडियस का जोड़ R1 प्लस R2। किसका निकालना है, R1 का, इसमें R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा R1, फिर यही चीज किससे हो जाएगा R2 से। दूसरा हो गया Q2 डैश का। ये बना कैसे, हुआ कैसे, ये थोड़ा सा अलजेब्रिक है, ये अर्थमेटिक है। इस अर्थमेटिक को मैं समझाता हूँ, पहले इसे आपको नोट करिए, और ये फॉर्मूला कैसे हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जरा समझिए, थोड़ा सा बेसिक चीजें कि यह कंडक्टर है, जब इस पे मैंने Q चार्ज दिया, इस Q चार्ज एक कंडक्टर है, तो Q चार्ज जब देंगे यहाँ पर, ये चार्ज क्या होगा, इसके सतह पर फैल जाएगा, इसके सतह पर क्या होगा, फैल जाएगा, इसके परिधि पे क्या होगा, फैल जाएगा। ये अगर ये चीज, इसकी साइज और अधिक हो तो इसका फैलाव और ज्यादा होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इसके साइज पर, इसके रेडियस पर, क्योंकि इसकी ये परिधि, सतह अधिक होगा, बड़ा होगा। कब, जब इसका रेडियस अधिक हो। तो जितना ज्यादा रेडियस होते जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होते जाएगा। तो मैंने ये चीज किया कि R1 पर Q1, R1 रेडियस का है, इस पर चार्ज मैंने Q1 दिया, R2 रेडियस है, इस पर मैंने चार्ज Q2 दिया। अब इन दोनों को टच कराया तो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया टोटल चार्ज, हुआ आपका टोटल हो गया। लेकिन इसकी साइज कितनी हो गई, साइज इसकी हो गई कितनी, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 में पूरे एरिया में, पूरे जो इसके परिधि है, पूरे इसके सतह जो है वो R1 प्लस R2 के रूप में फैल गए। अब जब इसको हम अलग करेंगे, जो जितना ज्यादा रेडियस होगा उसी के तुलना में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पर कितना होगा, तो ये हो गया, कुल चार्ज कितने थे Q1 प्लस Q2, और कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गए R1 प्लस R2। अब किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, R1 पर, तो सिर्फ ये R1 से गुना होगा। इसमें किससे करने हैं, R2 से, तो सब चीज यही रहेगा, इसमें R2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब नोट करिए, नोट कर चुके होंगे। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए एग्जाम्पल, चलिए देखिए, 2 धातु है जिसकी रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस 15 है। इसका 10 माइक्रोकूलम है, इस पर 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। दोनों को स्पर्श कराने के बाद अलग अलग कर दिया जाए, तब चार्ज कितना कितना होगा, इसके फॉर्मूला ही बताया गया है। Q1 प्लस Q2, 10 और 6 16, रेडियस का जोड़ 5 और 15,
20, किसका R1 का निकालना है तो R1 से मल्टीप्लाई 5, 5 का 20, 16, 4 का 16 कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व कीजिए, 10 अच्छा 16, 15 5 20 और इंटू कितना 15, हल किया गया कितना आ गया 12। देखिए चार्ज जो होते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए पहले का कुल चार्ज 10 अच्छा 16, अभी का भी कुल चार्ज कितना है 4 12 16। कुल चार्ज क्या होते हैं कंजर्व होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन इसके रेडियस के अनुसार होगा। जिसमें रेडियस ज़्यादा होगा, जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसका उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा, जिसकी साइज कम होगी उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ये है एग्जाम्पल, इसको नोट कीजिए। चलिए अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर को जब हम अर्थिंग करेंगे या ग्राउंडिंग करेंगे तो चार्ज का क्या होगा। ये कंडक्टर है, ये एक वायर है, मेटेलिक वायर है और अर्थ है। तो या तो इसे आप इस दोनों को स्पर्श करा दीजिए, टच करा दीजिए, कंडक्शन करा दीजिए, या वायर से जोड़ दीजिए। दोनों को हम कंडक्शन मेथड ही कहेंगे, या तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए या किसी मेटल वायर से जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दिए मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिए, यानी कि जमीन से जोड़ दिए, अर्थ से जोड़ दिए, इसको कर दिए अर्थिंग। इसका सिंबल हम लोग बनाते ऐसे, जहाँ फिजिक्स में ऐसा सिंबल दिखेगा तो समझ जाएंगे कि वह अर्थिंग किया हुआ है। ठीक है, अर्थिंग करने के बाद यह चार्ज क्या होगा इसको समझते हैं। पहले केस 1, यदि निगेटिव चार्ज, कंडक्टर है, अब मैंने निगेटिव चार्ज दिया, निगेटिव चार्ज इस बॉडी पर दिया, तो ये क्या होगा, ये चार्ज सतह पर फैल जाएगा, रिपल्सन के कारण सब फैलते 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 एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रुक जाएगा, फैल गया। अब इसके पास हाँ फैल गया, अब देखिए फैला हुआ है, इसके पास अभी कोई एरिया नहीं है, कोई जगह अब नहीं है कि भी और फैल के आगे की ओर बढ़े। अगर इसको हम एक रास्ता दे दें, इसको और एरिया बढ़ा दे रास्ते देकर, तो इसका निगेटिव चार्ज और ज्यादा फैलेगा। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ अर्थ से। जब मैंने अर्थ से जोड़ा, एक तार से कंडक्टिंग मेटेलिक वायर से जोड़ दिया गया, तब क्या होगा देखिए, ये सब माइनस चार्ज जो है, ये माइनस चार्ज जो है, इसको जोड़ देने के बाद इस कंडक्टर के एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका इस नेगेटिव चार्ज का, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये सभी कहाँ जाएगा, ये सभी कहाँ जाएगा, ये सब के सब कहाँ आएगा अर्थ के पास। ये सब के सब फैलते फैलते कहाँ पहुँच जाएगा, सब यहाँ अर्थ में आ जाएगा। होगा क्या, यहाँ पर जब हम वायर नहीं जोड़े थे तो ये फैल के पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रुक गया, इसके पास अब एरिया नहीं है, अब इसकी सतह सरफेस नहीं है कि ताकि और फैल सके। जब इसको वायर से जोड़ देते हैं तो इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और सब निगेटिव चार्ज जो है क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और आपने कहीं पढ़ा कि जिसकी एरिया ज़्यादा होगी, जिसकी साइज ज़्यादा होगी, उसके पास चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके पास चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सब का सब चार्ज क्या हो गया, ये सब अर्थ में आ जाएगा, अर्थ में आएगा फैलते फैलते, तो इसके पास मैक्सिमम निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, जीरो। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो अगर निगेटिव चार्ज बॉडी है, अगर जमीन से जोड़ दिया जाए, अर्थेट कर दिया जाए, तो अर्थेट करने के बाद चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। ये निगेटिव चार्ज कैसे वर्क किया, अर्थिंग करने के बाद जीरो कैसे हो गया, इसको समझाने के लिए ऐसा बताया गया। अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखते हैं, तो इसको नोट करिए। देखिए केस 2, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया। जब इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्यू चार्ज क्या होगा, फैलेगा, सतह पर फैलेगा। कंडक्टर पे क्या होता है, चार्ज फैल जाता है,
सब चार्ज मूव करेगा। अब इसके पास कोई स्पेस नहीं है कि मूव करे, बस ये रुक गया। अगर हम इसको अर्थेड कर देते हैं, इसको हम अर्थेड कर दें, तो क्या होगा, इस अर्थ का जो निगेटिव जो चार्ज होते हैं, ये अर्थ, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। इस सब अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर से मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होंगे, अर्थ से जोड़ेंगे। तो आपको पता है आवेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ हाई पोटेंशियल आपका है, ये लो पोटेंशियल है। अर्थ के पास पोटेंशियल अधिक है, ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और प्रवाह होकर क्या होगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव चल जाएगा। तो जो बॉडी प्लस पॉजिटिव था उसके पास इलेक्ट्रॉन चल गया, तो बॉडी क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। ये एटम, यहाँ का एटम क्या होगा, न्यूट्रलाइज 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 न्यूट्रलाइज। सब जो यहाँ पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज जाकर के उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी कि यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज क्या हो गया, 0। तो आप देख लीजिए एक बार फिर, ये सिर्फ आपको बस जानकारी के लिए रखना है कि जब किसी चार्ज बॉडी को अर्थेड करेंगे, जमीन जोड़ेंगे, तो उस बॉडी का चार्ज 0 हो जाता है। दोनों में आपको यही दिखाया गया कि नेगेटिव चार्ज अर्थेड करने पर चार्ज 0 क्यों हो गया, क्योंकि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है इनके पास पहले से फैलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जैसे इसको हम कंडक्टर वायर से जोड़कर इसके रास्ते बना देते हैं, यानी कि इसके सतह को एरिया बढ़ा देते हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का भी एरिया बढ़ जाएगा। और चार्ज किसके पास ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज ज़्यादा होगा। तो अर्थ का एरिया बहुत अधिक है, तो चार्ज का मैक्सिमम चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो यहाँ क्या बचेंगे, लगभग 0। ये चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज है, जब मैंने कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज सतह फैल गया, अब नहीं फैलेगा, क्योंकि इसके पास जो एरिया था इस एरिया के पार्टिकुलर डिस्टेंस पर ये रुक गया। लेकिन जैसे ही हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं तो इसका एरिया बढ़ गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल और क्या है तुम्हारा, लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो करेगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहाँ पर आएगा, ये सब प्लस माइनस हो गया, यानी कि क्या हो गया, बॉडी न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि आप क्या हो गया, 0। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष, किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थेड किया जाए तब कंडक्टर की चार्ज 0 हो जाए, अर्थात डिस्चार्ज हो जाए। ठीक, नोट करिए। चलिए, तीसरा मेथड है, किसी वस्तु को आवेशित करना का तीसरा विधि है इंडक्शन विधि, प्रेरण विधि। इंडक्शन मेथड मतलब प्रेरण विधि से। तो इसमें करना क्या होता है, इसको 2 विधि से कर सकते हैं। मैंने पहला मेथड से बता रहे हैं हम लोग कि स्टेप 1 ये क्या है, वस्तु चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु है, इस पे कितने चार्ज है, 0, जो जमीन से अर्थेड है। अगर ये अनावेशित वस्तु है
तो यहाँ एटम क्या होंगे, प्लस माइनस सब एक जगह रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, न्यूट्रल रूप में ही ना है। चलिए, वस्तु का चार्ज 0 है, अनावश्यक वस्तु है, तो इस सतह के जो एटम होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे, ये प्लस माइनस सब होगा। चलिए अब देखिए, इसके नज़दीक में चार्ज बॉडी लाते हैं, टच नहीं है, टच नहीं करना है आपको, इसके नज़दीक लाते हैं। तो नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस, ये और ये प्लस क्या होगा, इससे रिपल्सन का दूर भागेगा, तो ये प्लस जो होगा एक तरफ आ जाएगा और माइनस वो एक साइड में आ जाएगा। ये सब जो प्लस है ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये सब क्या हो गया प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका माइनस। फिर से देखिए, अगर ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे न्यूट्रलाइज फॉर्म में रहते हैं, तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो निगेटिव यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव दूसरे सिरा पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग अर्थेड किए हुए हैं, तो अर्थेड करेंगे सारा पॉजिटिव, ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसको अर्थेड किया गया है। अब देखिए, ऐसे देखिए, अभी इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब ठीक है। चलिए चलिए, ये न्यूट्रलाइज बॉडी है, चार्ज नहीं है, यहाँ प्लस माइनस सब है। चार्ज बॉडी लाते हैं नज़दीक में, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जो वह इससे दूर आ जाएगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव चार्ज इसके नज़दीक सिरा पर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके दूर वाले सिरा पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अर्थेड कर देते हैं। जैसे ही अर्थ से इसको जोड़ेंगे तो सब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को हम कट कर देते हैं, कट इन वायर को काट दिया गया। तो अब ये जो नेगेटिव जो चार्ज था यहाँ बचा हुआ था, वो इधर नहीं फैल रहा था क्योंकि पॉजिटिव था। अब जैसे इसको कट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरे सतह पर फैल जाएगा, ऐसे पूरे सतह फैल जाएगा। तो इसका स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5, ये बॉडी चार्ज होगी, चार्ज बॉडी। तो देखिए, देखो याद है, देखिए ये बॉडी पहले चार्ज नहीं था और हम इस बॉडी का के चार्ज कर दिए, वह भी बिना टच किए हुए। इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। इसे आप एक बार और समझ सकते हैं। देखिए फिर से मैं बोल देता हूँ आपको, ये न्यूट्रलाइज है, अनावश्यक चार्ज है, चार्ज नहीं है, मतलब प्लस माइनस सब पर इक्वल है। जैसे इसके नज़दीक में चार्ज बॉडी को लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज लाए तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भागेंगे, और निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव वाला इसके नज़दीक सिरा पर आ गया, पॉजिटिव इसके रिपेल्सन के कारण दूर वाले सिरा पर आ गया। जब इसको अर्थेट करेंगे तो ये सब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसका वायर को कट कर देते हैं, यहाँ से वायर हम हटा देते हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ जो था, निगेटिव चार्ज जो यहाँ पर था, वह यहाँ से वायर हटा देने के बाद ये सब निगेटिव चार्ज क्या हो गया, सतह पर फैल गया, और ये वस्तु क्या हो गया, चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो जो वस्तु चार्ज नहीं था अब क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीखे, क्या देखे हम लोग इस मेथड को, इसको पर नोट कीजिए, इसके नियम को मैं लिखवाता हूँ। ठीक है,
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने पॉजिटिव लाया, अगर हम निगेटिव लाते तो क्या होता। ये देखिए फिर से समझते हैं। ये यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज है, बॉडी न्यूट्रल है यानी कि आवेशित नहीं है, तो वह इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। यहाँ यदि हम लोग निगेटिव चार्ज लाते हैं, निगेटिव लाते हैं, तो निगेटिव लाएंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, निगेटिव दूर पर भाग जाएगा। अब पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आप इस नियम को देखकर कुछ समझ में आया होगा कि जब अनावेशित वस्तु के पास, जब आवेशित वस्तु लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के नजदीक वाले सिरा पर विपरीत चार्ज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है, और दूर वाले सिरा पर समान चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ये प्रेरण विधि है, इसको हम नोट करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको लिख देता हूं। जो आपने अभी देखा, जो आपने इंडक्शन मेथड में जो चीज आप ऑब्जर्व किए, उसी को मैं लिख दिया कि जब अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाते हैं, अभी आपने देखा ये वस्तु अनावेशित है, और इसके पास आप आवेशित वस्तु लाते हैं, तो इसके नजदीक वाले सिरा पर विपरीत चार्ज, ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस है, यह निगेटिव हो जाएगा, और दूर वाले सिरा पर समान चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा है। इसको लिखिए, जो बात आपने समझा उसको नोट करिए।